हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद पारुल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 की। सबसे पहले हम इसका इंडेक्स देख लेते हैं। इसमें हम हिस्ट्री, ऑब्जेक्टिव्स, सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस एंड स्कोप, मिनिमम रेट ऑफ वेजेस एंड फिक्सेशन ऑफ मिनिमम रेट वेजेस, प्रोसीजर ऑफ मिनिमम रेट ऑफ वेजेस, कमिटीज एंड एडवाइजरी बोर्ड, मिसलेनियस प्रोविजंस एंड पेनल्टीज को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी हिस्ट्री। प्रायर टू द स्टेट इंटरवेंशन, यानी गवर्नमेंट के इंटरवेंशन करने से पहले वेजेस को जो भी फिक्स किया जाता था या जो वेजेस एक्सेप्टेड की जाती थी एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच में, वो फ्री बार्गेनिंग के थ्रू होती थी। यानी एम्प्लॉयर और वर्कमैन में फ्री बार्गेनिंग होती थी और उससे जो वेजेस एक्सेप्टेड की जाती थी वो वेजेस उन्हें दी जाती थी। लेकिन जब इंक्वायरीज हुई और ये रिवील किया गया कि विमेन और चिल्ड्रन का बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, जो कि स्मॉल साइज्ड इंडस्ट्रीज और एम्प्लॉयर्स के घर में काम करते थे, उनका बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि ये लोग बहुत लेस इन नंबर होते थे, जिसकी वजह से इनकी बार्गेनिंग पावर नहीं हो पाती थी, स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन पाती थी जो कि इन्हें प्रोटेक्ट कर सके, तो ये इनका एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा होता था। लेटर ऑन बाद में क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन बहुत ज्यादा हुआ और उसकी वजह से गवर्नमेंट को फोर्स किया गया कि वो वेजेस को फिक्स करने के लिए लेजिस्लेशंस को अडॉप्ट करें। तो ये थी इसकी हिस्ट्री। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, जो कि नेट और जीआरएफ के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मिनिमम वेजेस से रिगार्ड में जो भी एक्ट्स बने थे वो कहाँ बने थे। इन 1896 स्टेट ऑफ विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया ने अडॉप्ट किया था लेजिस्लेचर टू प्रोटेक्ट द वर्कर्स इन स्वेटेड ट्रेड्स। स्वेटेड ट्रेड्स में जो काम करते थे उनके लिए लेजिस्लेचर अडॉप्ट किया गया था। स्वेटेड ट्रेड्स का मतलब वो ट्रेड जहां पर बहुत ज्यादा एफर्ट्स देने होते हैं, हार्ड वर्क कराया जाता है, जहां अनहेल्दी कंडीशंस होती हैं, लॉन्ग आवर्स के लिए काम कराया जाता है, वेजेस बहुत कम दी जाती हैं और जो भी अनस्किल्ड और अनऑर्गेनाइज्ड पोजीशन पर जो भी वर्कर्स होते हैं उनका एडवांटेज भी लिया जाता है। तो वो सब होते हैं स्वेटेड ट्रेड्स। इन 1909 ग्रेट ब्रिटेन में ट्रेड बोर्ड एक्ट बना था और 1912 में यूएस ने अडॉप्ट किया था लेजिस्लेचर फॉर वर्कर्स एंड माइनर चिल्ड्रन। अब हम देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट इज टू प्रिवेंट एक्स्ट्रा हार्डवर्क, टॉयल एंड पॉवर्टी। यानी जितना एक्स्ट्रा हार्डवर्क हो रहा था, टॉयल मीन्स कठिन परिश्रम, पॉवर्टी हो रही थी जो कि लो वेजेस की वजह से होती थी, उसको रोकना, उसको प्रिवेंट करना। लो वेजेस, इतनी ज्यादा लो वेजेस होती थी कि एम्प्लॉइज अपनी बेयर नेसेसिटीज को भी मीट आउट नहीं कर पाते थे, तो उसको प्रिवेंट करना इसका ऑब्जेक्टिव था। सेकेंड, फिक्सेशन ऑफ जस्ट एंड फेयर वेजेस, कि सबको इक्वल वेजेस दी जाएं, फेयर वेजेस दी जाएं ताकि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ना हो। थर्ड, कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स, इन्फ्लेशनरी प्रेशर को कंट्रोल करना। देन फोर्थ, रेजिंग परचेजिंग पावर, एम्प्लॉइज की परचेजिंग पावर को इंक्रीज करना, इस व्यू के साथ कि परचेजिंग पावर उनकी इंक्रीज होगी तो इकोनॉमी की पेस भी बढ़ेगी। एंड फिफ्थ इज वेज रेगुलेशन एज अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी। जो वेज को अगर रेगुलेट किया जाएगा तो वो नेशनल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी का ही पार्ट होगी और प्रोग्राम होगी ऑफ प्लान इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। इसके बाद इस नोट को समझ लेते हैं कि 1931 में जो ग्रेट डिप्रेशन आया था यूएस के अंदर, उन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी बनाई थी जिसका नाम था नेशनल इंडस्ट्रियल रिकवरी एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने एक पॉलिसी अडॉप्ट की थी कि अगर एम्प्लॉइज की वेजेस इंक्रीज की जाती हैं तो उनकी परचेजिंग पावर भी इंक्रीज होगी, परचेजिंग पावर इंक्रीज होगी तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो पेस ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी बढ़ेगी, यानी इंक्रीज होगी, जो कि हमने अभी फोर्थ ऑब्जेक्टिव में बात की गई थी, उसी पॉइंट को यहाँ पर क्लियर किया गया है। अब इंडिया में देखते हैं। रॉयल कमीशन ऑन लेबर 1931 में उन्होंने रिकमेंड किया था फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेजेस इन इंडस्ट्रीज लाइक टैनिंग, स्मॉल इंडस्ट्रीज, बीड़ी मेकिंग। इन इंडस्ट्रीज में मिनिमम वेजेस को फिक्स करने के लिए रिकमेंड किया था और फर्दर ये सजेस्ट किया था कि स्टैट्यूटरी वेज बोर्ड बनाया जाए फॉर मिनिमम वेजेस फिक्सेशन। कहाँ? प्लांटेशन इन आसाम में। फिर उसके बाद लेबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी, जिसे रेगी कमेटी भी कहते हैं, उन्होंने 1944 में एक रिपोर्ट सबमिट की थी और 35 अडॉक सर्वेस किए थे, जिसमें ये रिवील किया था कि बहुत सारी यानी मैक्सिमम कैटेगरीज ऑफ वर्क में लो लेवल ऑफ वेजेस दी जा रही हैं, जिसके रिगार्ड में उन्होंने ये कहा था
कि a little or nothing has been done by the principal industries or principal employer in this country to revise an upward direction of the basic wages of the operatives, except where the employers have been forced either by government or by labor. Means उन्होंने ये कहा था कि principal employers अपने एम्प्लॉइज की बेसिक बेस को इंक्रीज करने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं या बहुत बहुत कम कर रहे हैं, सिवाय उनके जो एम्प्लॉयर्स गवर्नमेंट या फिर लेबर के थ्रू फोर्स किए जा रहे हैं उनको छोड़कर बाकी कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉइज की वेजेस को इंक्रीज करने के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO ने अडॉप्ट किए थे ये कुछ मशीनरी कन्वेंशंस अडॉप्ट की थी मिनिमम वेजेस के रिगार्ड में। इसमें नंबर 626 थी जो 1928 में अडॉप्ट की गई थी, जिसको बाद में रेटिफाइड कर दिया गया था। देन मिनिमम वेज फिक्सिंग मशीनरी एग्रीकल्चर कन्वेंशन नंबर 99, इसको 1951 में अडॉप्ट किया गया था। देन नंबर 89 ये 1951 में अडॉप्ट की गई थी। और मिनिमम वेज फिक्सिंग वेज कन्वेंशन नंबर 131 ये 1978 में अडॉप्ट की गई थी। ये इंपॉर्टेंट है नेट GRF स्टूडेंट्स के लिए। इसके बाद अब देखते हैं कि ये फोर्स में कब आया था। ये आया था 15 मार्च 1948 को। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देख लेते हैं। सबसे पहले चाइल्ड मीन्स जिसने अभी तक 14th ईयर ऑफ एज कंप्लीट नहीं की गई है वो चाइल्ड कहलाएगा। एडोलेसेंट जिसने 14th ईयर एज कंप्लीट कर ली है लेकिन अभी 18th ईयर एज कंप्लीट नहीं की है। देन एडल्ट मीन्स जिसने 18th ईयर ऑफ एज कंप्लीट कर ली है वो एडल्ट है। Then employer means any person who employs one or more employees in any schedule of employment, जो कि किसी भी schedule of employment में एक से ज्यादा एम्प्लॉय को एम्प्लॉय करता है उसे एम्प्लॉयर कहा जाएगा। और एम्प्लॉय ऐसा पर्सन जिससे हायर किया जा रहा है फॉर रिवॉर्ड्स, और उसमें आउट वर्कर को भी इंक्लूड किया जाएगा। आउट वर्कर का मतलब होता है वो वर्कर जो कि इंडस्ट्री का काम बाहर से कर रहा है, अपने घर से कर सकता है या इंडस्ट्री से बाहर कहीं भी कर सकता है, उसे आउट वर्कर कहा जाएगा और उसे एज ए एम्प्लॉय कंसीडर किया जाएगा। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट होती है रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, माइंस, ऑयल फील्ड और मेजर पोर्ट्स के केस में। और कोई भी शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर कैरिड किया जा रहा है उन केसेस में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। और स्टेट गवर्नमेंट बाकी के अदर शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट जो भी है उनके अंदर स्टेट गवर्नमेंट होगी। और एग्रीकल्चर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है। नाउ वेजेस में जनरली बेसिक वेज और HRA इंक्लूड किया जाता है, जो भी रेम्यूनरेशन इन टर्म्स ऑफ मनी होते हैं अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और साथ में HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस, ये वेजेस कहलाते हैं। बट इट डज नॉट इंक्लूड, वेजेस में क्या इंक्लूड नहीं किया जाता है, लाइक वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन सप्लाइड, सप्लाई ऑफ लाइट, वाटर, मेडिकल अटेंडेंस, कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स PF या पेंशन, ग्रेचुटी, ट्रैवलिंग अलाउंस, तो ये सब वेजेस में इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। सिर्फ वेजेस में बेसिक वेज और HRA इंक्लूड किया जाता है। एप्लीकेबिलिटी, इसका स्कोप कहाँ है ये एप्लीकेबल है। इन पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट। पार्ट 1 में पहले 12 एम्प्लॉयमेंट शेड्यूल्ड थे और उसके बाद 188 से ज्यादा इसमें एंटर हो चुके हैं। टोबैको और वीडियो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पार्ट 1 में आती हैं और पार्ट 2 में आता है एग्रीकल्चर। फिक्सेशन ऑफ मिनिमम रेट ऑफ वेजेस। Appropriate government in their respective jurisdictions fix minimum rate of wages for, यहाँ देखते हैं कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किस तरीके से मिनिमम वेजेस रेट को फिक्स करती है। जैसे कि टाइम वर्क के लिए टाइम के अकॉर्डिंग जितना काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वेजेस दी जा रहे हैं। सेकंड, पीस वर्क मीन्स आपने इतने पीस बना लिए और उन पीस के अकॉर्डिंग आपको इतनी वेजेस दे दी गई हैं। थर्ड इज गारंटेड टाइम रेट। गारंटेड टाइम रेट का मतलब कि इतनी गारंटी है, इतना तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि 100 रुपीज है कि 100 रुपीज तो आपको मिलेंगे ही, चाहे आपने 4 पीस बनाए हैं 3 पीस बनाए, मतलब आपको मिनिमम गारंटेड है कि 100 आपको मिलेगा ही। ओवर टाइम वर्क के लिए डबल पे किया जाता है। देन डिफरेंट शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट्स, जो भी अलग अलग शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट्स होंगे तो उनके लिए अलग अलग वेजेस होंगी। डिफरेंट क्लासेस ऑफ वर्क इन सेम शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट,
एम्प्लॉयमेंट सेम है लेकिन उसमें डिफरेंट क्लासेस ऑफ वर्क है, मीन्स लो लेवल पर, मिडिल लेवल पर, हाई लेवल पर। तो जिस तरीके से एम्प्लॉयज एम्प्लॉयड है उसके अकॉर्डिंग उनकी वेजेस हैं। एडल्ट के लिए अलग है, एडोलेसेंट के लिए, चिल्ड्रन के लिए, अप्रेंटिसेस के लिए, सबके लिए वेजेस उसमें फिक्स की गई हैं डिफरेंट लोकेलिटीज के अकॉर्डिंग, देन आवर्स के अकॉर्डिंग, डेज के अकॉर्डिंग, मंथ्स या फिर एनी अदर लो बेस पीरियड जो कि हो गया एनुअल पीरियड हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग वेजेस को फिक्स किया गया है। नाउ मिनिमम वेज में कंसिस्ट ऑफ, मिनिमम वेज किससे बना होता है? मिनिमम वेज में बेसिक प्लस कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस आता है। बेसिक वेज विद और विदाउट कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, कि बेसिक वेज विद और विदाउट कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस हो सकती है, पर उसके साथ में कैश इक्विवेलेंट टू एसेंशियल कमोडिटीज एट कंसेशनल रेट्स, कि जो भी कमोडिटीज है एसेंशियल उनका कैश, उनके बराबर का कैश दिया जाएगा जो कि कंसेशनल रेट पर दिया जाएगा, या फिर ऑल इंक्लूसिव रेट्स। तो ये सब मिनिमम वेजेस होती हैं। नाउ नोट द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रिफ्रेन फिक्सिंग मिनिमम रेट ऑफ वेजेस, यानी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रिफ्रेन का मतलब मना कर सकता है, रोक सकता है मिनिमम रेट ऑफ वेजेस को फिक्स करने से। कहाँ? जहां पर 1000 एम्प्लॉइज से कम एम्प्लॉइज एंगेज हैं किसी शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट में किसी स्टेट के अंदर, तो वहां पर मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स नहीं की जाएंगी। इसके बाद देखते हैं प्रोसेस ऑफ फिक्सेशन ऑफ मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस, कि किस तरीके से मिनिमम रेट ऑफ वेजेस को फिक्स किया जाता है। तो इसके दो प्रोसीजर हैं। पहला प्रोसीजर क्या है कि इसमें एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सबसे पहले अपॉइंट करती है कमिटीज को। कमिटीज अपने अंडर में सब कमिटीज बनाती हैं जो कि स्टेट वाइज होती हैं। जैसे दिल्ली के लिए एक कमेटी हो गई, जयपुर के लिए एक हो गई, देन किसी भी स्टेट के लिए एक कमेटी हो गई। तो डिफरेंट स्टेट वाइज कमिटीज को बना लिया जाता है। अब ये कमिटीज इंक्वायरी होल्ड करती हैं और इंक्वायरीज करने के बाद एडवाइस देती हैं वेज फिक्सेशन के रिगार्ड में कमिटी को, यानी कमिटी को एडवाइस दी जाती है रिगार्डिंग द वेज फिक्सेशन, और कमिटी फिर रिकमेंड करती है, रिकमेंडेशंस देती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, और इनकी रिकमेंडेशंस को देखते हुए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाल देती है रिगार्डिंग द फिक्सेशन ऑफ मिनिमम रेट ऑफ वेजेस। ये था पहला प्रोसीजर। अब सेकंड प्रोसीजर में क्या है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन ऑफ प्रपोजल निकालती है, जिसमें वो मिनिमम वेजेस को फिक्स करके दिखाती है कि इतने मिनिमम वेजेस हम इस एम्प्लॉयमेंट के लिए फिक्स कर रहे हैं। तो उसका एक प्रपोजल निकालती है और उस प्रपोजल को वो जितने भी अफेक्टेड पर्सन्स होते हैं उसके रिगार्ड में उनको कहती है कि वो 2 मंथ के अंदर इसको देखें, इसको कंसीडर करें और 2 मंथ के अंदर अपने रिप्रेजेंटेशंस, अपने व्यूज दें रिगार्डिंग इट, कि आपको ये प्रपोजल सही लगा है या नहीं लगा है। उसके रिगार्ड में ये रिकमेंडेशंस देते हैं अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट लास्ट में नोटिफिकेशन निकाल देती है रिगार्डिंग फिक्सेशन ऑफ मिनिमम रेट ऑफ वेजेस। तो ये दोनों प्रोसीजर हैं वेजेस को फिक्स करने के। इन आइदर ऑफ द प्रोसीजर, अब यही दोनों प्रोसीजर जो होते हैं इनके अंदर वेजेस को फिक्स कर दिया जाता है, लेकिन ये कब से लागू होती हैं, कब से फोर्स में आती है? ऑन द एक्सपायरी ऑफ 3 मंथ्स। अगर कोई डेट स्पेसिफाई नहीं की गई है नोटिफिकेशन को फोर्स में आने की, तो जिस तारीख को नोटिफिकेशन आया है उसके 3 महीने की एक्सपायरी के बाद वो ऑटोमेटिकली फोर्स में आ जाएगा। नाउ कंपोजिशन ऑफ कमिटीज, जो भी कमिटीज इसके प्रोसीजर में बनी थी उस कमिटीज का कंपोजिशन बताया गया है यहाँ कि पर्सन्स टू बी नॉमिनेटेड बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। जो भी कमिटीज में पर्सन्स होंगे उन्हें एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे जिसमें एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉइज के। इंडिपेंडेंट पर्सन्स भी इसमें होंगे जो कि 1/3 ऑफ ए टोटल नंबर, यानी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज के जो टोटल नंबर है उसका 1/3 से ज्यादा। जैसे सपोज कर लीजिए इसमें 12 मेंबर्स हैं तो उसका 1/3 हो गया 4 मेंबर्स, तो 4 मेंबर्स कितने होंगे? इंडिपेंडेंट पर्सन्स होंगे। और उन इंडिपेंडेंट पर्सन्स में से वन ऑफ द सच पर्सन अपॉइंट किया जाएगा एज अ चेयरमैन बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। देन एडवाइजरी बोर्ड appointed by appropriate government to coordinate the work of committees and sub committees। एडवाइजरी बोर्ड बनाई जाती है जो कि कमिटीज और सब कमिटीज को कोऑर्डिनेट करती है, उनके काम को कोऑर्डिनेट करती है और एडवाइस करती है गवर्नमेंट को इन फिक्सिंग एंड रिवाइजिंग मिनिमम रेट ऑफ वेजेस, कि फिक्स कैसे करनी है और कैसे उन्हें रिवाइज करना है, तो उसके लिए वो गवर्नमेंट को एडवाइस भी देती हैं।
इनकी जो एडवाइजरी बोर्ड की कंपोजिशन होती है वो सेम होती है कमिटीज की तरह, बस डिफरेंस क्या होता है कि यहाँ पर चेयरमैन नहीं होता है। उस केस में चेयरमैन होता है लेकिन यहाँ चेयरमैन नहीं होता। इसके बाद है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड एडवाइज करती है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये सेंट्रल लेवल पर बनती है और ये स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइज करती है इन फिक्सेशन ऑफ रिवीजन ऑफ मिनिमम रेट ऑफ वेजेस, और साथ साथ में एडवाइजरी बोर्ड को कोऑर्डिनेट भी करती हैं। देन इसकी जो कंपोजिशन होती है वो सेम एज कमिटीज होती है। इसके बाद रिवीजन ऑफ मिनिमम रेट ऑफ वेजेस। जो रिवीजन होता है उसका जो प्रोसीजर है वो सेम होता है, जैसे मिनिमम वेजेस को फिक्स किया गया था उसका जो दोनों प्रोसीजर बताए गए थे सेम उसी प्रोसीजर से मिनिमम रेट ऑफ वेजेस का रिवीजन भी किया जाता है। जनरली जो रिवीजन होता है उसका मैक्सिमम इंटरवल 5 इयर्स होता है, यानी 5 साल के बाद ही वेजेस को रिवाइज किया जाता है। और अगर नहीं हो पाती हैं 5 इयर्स के बाद वो रिवाइज, तो जब तक कि वो ऑपरेशन में नहीं आता है तब तक उसे कंटिन्यू ही किया जाएगा। नाउ मोड ऑफ पेमेंट। वेजेस, मिनिमम वेजेस शैल बी पेड इन कैश, कैश में पे करनी चाहिए, या फिर काइंड में भी पे कर सकते हैं। जो काइंड में अगर पे करेंगे या तो पार्टली करेंगे, यानी थोड़ा हिस्सा जो होगा उसका उसको हम कैश में देंगे और कुछ पार्ट उसका किसी काइंड में दे सकते हैं। देन द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में ऑथराइज सप्लाई ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एट कंसेशनल रेट। साथ में गवर्नमेंट कंसेशनल रेट पर कमोडिटीज भी सप्लाई कर सकते हैं। वेयर एन एम्प्लॉय डज 2 और मोर क्लास ऑफ वर्क। अगर कोई भी एम्प्लॉय 2 या 2 से ज्यादा क्लासेस ऑफ वर्क में वर्क कर रहा है तो उस केस में जो एम्प्लॉयर उसको वेजेस पे करेगा वो नॉट लेस देन द मिनिमम रेट ऑफ वेजेस इन फोर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ ईच सच क्लास। यानी जो क्लास में वो वर्क कर रहा है तो जिस जिस क्लास में जैसे जैसे रेट फिक्स की गई है उसी के अकॉर्डिंग उसको मिनिमम रेट ऑफ वेजेस दिए जाएंगे, मतलब उसी के अकॉर्डिंग दिए जाएंगे, उससे कम नहीं दिए जाएंगे। Where an employee employed on piece work for which minimum time rate and minimum piece rate has not been fixed। अगर कोई एम्प्लॉय पीस रेट पर वर्क कर रहा है और जहां पर मिनिमम टाइम रेट भी फिक्स नहीं है और मिनिमम पीस रेट भी फिक्स नहीं है, तो उस कंडीशन में एम्प्लॉयर शैल पे टू सच एम्प्लॉय वेजेस नॉट लेस देन द मिनिमम टाइम रेट। तो जो मिनिमम टाइम रेट यानी गारंटेड टाइम रेट है उससे कम उसको वेजेस पे नहीं की जाएंगी, गारंटेड टाइम रेट के अकॉर्डिंग उसको वेजेस पे की जाएंगी। नाउ पेमेंट एंड डिडक्शन फ्रॉम वेजेस। द मिनिमम वेजेस हैज टू बी पेड विदाउट एनी डिडक्शन अदर देन स्टैट्यूटरी डिडक्शंस। यानी पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट जो हमने अभी पढ़ा था पहले, जिसे हमने पहले आपको इस वीडियो से पहले हमने पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट को पढ़ा था, तो उसमें जितने भी प्रोविजंस हमने बताए थे डिडक्शंस के रिगार्ड में, तो वो जो है वो स्टैट्यूटरी डिडक्शंस है, उसके अदर कोई भी अदर डिडक्शन नहीं किया जाएगा। नॉर्मल वर्किंग आवर्स फॉर एन एडल्ट वर्कर वर्किंग इन फैक्ट्रीज। जो भी एडल्ट वर्कर फैक्ट्रीज में वर्क कर रहे हैं उनका जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स होंगे शुड नॉट एक्सीड 48 आवर्स इन अ वीक विद अ वीकली हॉलीडे। एक वीक में मैक्सिमम 48 आवर्स होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होंगे, और एक दिन की वीकली हॉलीडे भी होनी चाहिए। The daily working hours should not exceed more than 9 hours with 1 hour of rest interval। पूरे दिन में यानी एक दिन में 9 घंटे से ज्यादा काम नहीं होना चाहिए और उसके बीच में 1 आवर का रेस्ट इंटरवल भी देना चाहिए। प्रोविजन ऑफ कॉम्पनसेटरी हॉलीडे या ओवर टाइम वेजेस इफ वर्किंग ऑन हॉलीडे। अगर कोई एम्प्लॉय हॉलीडे के टाइम वर्क कर रहा है तो उसके बदले में उसको कॉम्पनसेटरी हॉलीडे मिलनी चाहिए, और अगर ओवर टाइम वर्क कर रहा है तो उसे ओवर टाइम वर्क वेजेस दी जाएंगी। Now, overtime wages क्या है? If a person has worked more than 48 hours in a week, अगर किसी एम्प्लॉय ने 48 आवर्स से ज्यादा काम किया है किसी वीक में, तो एक्सेस आवर्स जो भी ज्यादा होंगे उनको बोला जाता है ओवर टाइम, और उनकी जो पे होती है वो डबल होती है, ट्वाइस द रेट ऑफ द नॉर्मल वेजेस होती है। Now, wages for a person who has worked less than the normal working hours। अगर किसी वर्कर ने नॉर्मल वर्किंग आवर्स से कम काम किया है तो उस केस में employer could not provide the activities of the job, then the employee is entitled to receive full salary। अगर employer ने किसी employee को काम नहीं दिया है तो उस कंडीशन में employee को पूरी सैलरी दी जाएगी। लेकिन
अगर एम्प्लॉय हैज नॉट वर्क ड्यू टू हिज अनविलिंगनेस, अगर एम्प्लॉय खुद से काम नहीं कर रहा है, कुछ भी अपनी इच्छा से काम नहीं कर रहा है, उसकी खुद की गलती है न काम करने की, तो उस कंडीशन में ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव फुल सैलरी, तो उसे पूरी सैलरी के लिए वो एंटाइटल्ड नहीं होगा। नाउ क्लेम्स, authority appointed by appropriate government to hear claims regarding non-payment of minimum wages। तो अगर वेजेस, मिनिमम वेजेस नहीं दी जा रही हैं, उस कंडीशन में जो अथॉरिटी अपॉइंट की गई है वो कमिश्नर, अंडर एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन एक्ट 1923 के अंडर जो कमिश्नर होता है वो है एक अथॉरिटी, लेबर कमिश्नर हो सकता है, एनी ऑफिसर और स्टेट गवर्नमेंट नॉट बिलो रैंक ऑफ लेबर कमिश्नर, जज ऑफ सिविल कोर्ट हो सकता है, स्टाइपेंडियरी मैजिस्ट्रेट। An application for a claim submitted by the employee made within 6 weeks from the date on which the minimum wages or other amount are payable। Means जिस एम्प्लॉय को जो भी मिनिमम वेजेस नहीं दी गई हैं, तो जिस तारीख से नहीं दी गई हैं उसके 6 वीक्स के अंदर उसको एप्लीकेशन देनी होगी टू द अथॉरिटी। A single application may be presented by any number of employees। यानी मान लीजिए 10 एम्प्लॉइज हैं तो एक सिंगल एप्लीकेशन दे सकते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम कॉम्पनसेशन दिया जाएगा वो 10 टाइम्स ऑफ द एग्रीगेट अमाउंट से ज्यादा नहीं होगा। जो भी एग्रीगेट अमाउंट है उससे 10 टाइम्स, उसका 10 टाइम्स ही दिया जाएगा, उसके 10 टाइम्स से एक्सीड नहीं होगा वो कॉम्पनसेशन। इन केस ऑफ एप्लीकेशन इज मैलिशियस बाय एम्प्लॉय, अगर कोई एम्प्लॉयर को परेशान करने के लिए कोई भी मैलिशियस एप्लीकेशन बनाता है या दे देता है, तो उस कंडीशन में एम्प्लॉय के ऊपर पेनल्टी लगेगी, जो कि 50 रुपए से ज्यादा नहीं होगी, लेकिन ये पेनल्टी उसको एम्प्लॉयर को देनी होगी। पावर ऑफ द गवर्नमेंट टू ऐड टू द शेड्यूल, अगर किसी शेड्यूल में गवर्नमेंट कोई भी एम्प्लॉयमेंट ऐड करना चाहता है तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है कि वो किसी भी एम्प्लॉयमेंट को शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में ऐड कर सकता है, जिसके लिए उसको 3 महीने पहले नोटिस देना होगा ऑफिशियल गैजेट में रिगार्डिंग द एम्प्लॉयमेंट। नाउ पेनल्टीज, पेमेंट बाय एम्प्लॉयर टू एनी एम्प्लॉई, अगर कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को लेस देन मिनिमम रेट फिक्स्ड या लेस देन ड्यू अमाउंट पे करता है, किसी रूल को कॉन्ट्रावेंट करता है, ऑर्डर्स रिलेटिंग टू आवर्स फॉर नॉर्मल वर्किंग डेज से रिलेटेड जो भी नॉर्मल वर्किंग आवर्स हैं उनके रिगार्ड में कोई ऑर्डर को नहीं फॉलो करता है, तो उस कंडीशन में उसको जो इम्प्रिजनमेंट यानी जेल होगी वो अप टू 6 मंथ्स की हो सकती है, और फाइन जो होगा वो 500 रुपीज तक का हो सकता है या फिर दोनों। कॉन्ट्रावेंशन बाय द एम्प्लॉयर ऑफ एनी अदर प्रोविजन, अगर एम्प्लॉयर कोई और प्रोविजन को कॉन्ट्रावेंट करता है तो उस कंडीशन में उस पर जो फाइन होगा वो अप टू 500 रुपीज का होगा। और अगर कोई एम्प्लॉय मैलिशियस एप्लीकेशन एम्प्लॉयर के अगेंस्ट देता है, कोई झूठी एप्लीकेशन देता है, तो उस कंडीशन में उसको 50 रुपीज अप टू 50 रुपीज एम्प्लॉयर को पे करने होंगे। तो यहाँ हमारा ये एक्ट कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये एक्ट समझ आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन प्रेस करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू।